हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें ये हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 3। ठीक है ना। पिछले पार्ट में हमने अर्थ मैग्नेटिज्म को समझा, उसकी इंट्रोडक्शन ली। क्या होता है अर्थ का मैग्नेटिज्म, कैसे अराइज होता है वो, क्या उसके पीछे का रीज़न है, क्या ओरिजिन है, सारी कहानी हमने समझी पीछे की। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं। ठीक है ना। क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसके, मतलब क्या क्या जो मैग्नेटिक कंपस है उससे हमें जो मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जब उसमें हम मैग्नेटिक कंपस लाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं, क्या क्या एंगल हमें मिलते हैं। ठीक है ना। वो सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। इसमें हमें एंगल ऑफ डिप पढ़ना है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन पढ़ना है। ठीक है ना। और जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इन सब की भी आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे देंगे। ठीक। उसके बाद हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन। इसका बस इंट्रोडक्शन देंगे आज, प्रॉपर ये अगले पार्ट में आएगा। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन देंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट। तो देखो भाई, आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप। ठीक है। पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था कि ये हमारी अर्थ होती है, इसका ये होता है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ये होता है जियोग्राफिक साउथ पोल। ठीक है ना। इससे अगर हम एक लाइन पास करवाएं स्ट्रेट, ठीक है ना, तो इस जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से इधर थोड़ा सा शिफ्ट होके होता है जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और इसके डायरेक्टली नीचे इससे इधर शिफ्ट होके साउथ से मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है ना। अब मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से निकलती हैं, मैग्नेटिक साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ में जाती हैं ऐसे। ठीक है ना, ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे। ठीक है। अंदर अगर हम इमेजिन करें तो एक साउथ बनता है, यहाँ पे नॉर्थ बनता है, क्योंकि साउथ में अंदर जाती है और यहाँ पे नॉर्थ में अंदर। ठीक है, क्लियर है? इतना तो सबको मैंने बता दिया था। अब इनके बीच का एंगल बताया था मैंने कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, सॉरी ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, जो मैग्नेटिक जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के बीच में कितना एंगल बनता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे शिफ्टेड है। तो ये था 11.3 डिग्री। पिछले बार मैंने 110 लिख दिया था। ठीक है ना, मैं भूल ही गया था भाई, कोई बात नहीं। ठीक है ना। थ्योरेटिकल डाटा भी भूल जाता है बंदा। ठीक है ना। 11.3 डिग्री है। ठीक है ना। 11.3 डिग्री पे शिफ्ट होता है। मैंने लिख भी दिया था उस पिछले वीडियो में, आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा बता दिया कि 11.3 डिग्री पे शिफ्टेड होता है। अगर यहाँ से हम, ये हमारा बनता है जो नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक साउथ पोल को जो इक्वल पार्ट में बांटे, ये बनता है हमारा जियोग्राफिक इक्वेटर। जियोग्राफिक इक्वेटर ये भी बताया था मैंने। और जो इन दोनों को इक्वल पार्ट में बांटे, ये बनता है हमारा कौन सा इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। और इन दोनों के बीच में भी इतना ही एंगल होता है, क्योंकि सेम है। ये एंगल भी 11.3 होता है अप्रॉक्सीमेटली। अब देखो, ये जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, इनके बीच का जो एंगल 11.3 है, हर जगह सेम नहीं रहता। किसी पॉइंट पे कुछ और होगा, अर्थ के किसी और जगह पे कुछ और होगा। ये हमने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है, समझ लो, चेंज होता रहता है ये एंगल। ठीक है ना। हमने अप्रॉक्सीमेट अलग अलग जगह के हिसाब से, क्योंकि अर्थ हमारी ऐसी तो है नहीं गोल बिल्कुल। अर्थ तो हमारी कुछ ऐसी है, जियोइड शेप की है, ऐसे ऊपर से थोड़ी चपटी है, साइडों में से ऐसे। तो जियोइड शेप की है, जिस वजह से ये मतलब हमने थोड़ा अप्रॉक्सीमेट लिया, हर जगह का जोड़ जोड़ के हमने अप्रॉक्सीमेट कि भाई अप्रॉक्सीमेशन में इतने डिग्री दोनों से दूर है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है ना? ये होगी पिछले पार्ट की रिविजन। अब समझते हैं एंगल ऑफ डिप क्या होता है सर। देखो भाई, अब एंगल ऑफ डिप, या इसको हम बोल देते हैं कई बार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा लिखा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी लिखा जाता है इसको, कैपिटल आई। ठीक है ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से भी इसको दिखाते हैं कई लोग। ठीक है ना। तो कैपिटल आई। अब समझना बात को, ये है क्या। अब देखो, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक नीडल है हमारे पास। ठीक है ना। एक मैग्नेटिक नीडल है, नोट करेंगे सारे। अब मैग्नेटिक नीडल विच इज free to rotate in vertical plane as well as horizontal plane। अब समझना बात को। अब एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप मतलब एंगल है। अब कौन बनाएगा एंगल? मैग्नेट कंपास की नीडल बनाएगी। ठीक है ना। कंपास की नीडल बनाएगी। अब कंपास की जो नीडल लेनी है ना आपने, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। अब कंपास की जो नीडल लेनी है ना आपने, ऐसी नीडल लेनी है जो वर्टिकल प्लेन में भी रोटेट कर पाए और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी। क्या मतलब सर कि अब देखो, आप कंपास लेते हो, ये कंपास होता है हमारा, इसकी मान लो ये नीडल है, ये नीडल है।
अब ये नीडल आपको पता है सिर्फ ऐसे ऐसे रोटेट कर पाएगी, इसी प्लेन में रोटेट कर पाएगी। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लूँ तो सिर्फ ये इसी प्लेन में रोटेट कर पाएगी जिस प्लेन में है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। लेकिन हम ऐसी नीडल चाहते हैं जो इस प्लेन में तो रोटेट करे ही करे, साथ में वर्टिकल प्लेन में भी रोटेट करे, ऐसे ऊपर नीचे भी रोटेट कर पाए। समझ लो बात को, जैसे समझो बात को, इस मार्कर से समझो, इस मार्कर से समझो। मान लो हमारे पास मैग्नेटिक प्लेन की नीडल है, ठीक है ना, हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास मैग्नेट, इसको मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं, ठीक है, नीडल बोलते हैं। अब ऐसे इसको डिप नीडल बोलते हैं, अभी बताऊंगा वो भी, ठीक है। ये नीडल है हमारे पास। अब मुझे कैसी नीडल चाहिए, मुझे ऐसी नीडल चाहिए। अब ये नीडल इसमें, मान लो इसके आसपास क्या बना हुआ है, मान लो इसके आसपास ये बना हुआ है सारा मैग्नेट का इलाका, ठीक है। ये मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है। सर ये कौन सा मैग्नेट है, मान लो अब इस प्लेन में तो ये रोटेट करेगी करेगी, इस प्लेन में तो रोटेट करेगी करेगी, साथ में वर्टिकल प्लेन, मतलब ये जो प्लेन है इसके वर्टिकल, इससे परपेंडिकुलर, इस प्लेन में भी ये रोटेट कर पाएगी, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे भी आएगी, ये ऊपर भी आ सकती है, यहाँ से ऐसे भी आ सकती है, ऐसे ऊपर नीचे, समझिए बात को। तो ऐसी नीडल लेंगे हम, ठीक है ना। और इसी नीडल को हम बोलेंगे डिप नीडल, सुनना बात। इसी नीडल को हम कैसे बोलेंगे, यही नीडल होती है डिप नीडल, इसीलिए इसका नाम पता है एंगल ऑफ डिप, इसी को बोलते हैं डिप नीडल। अब डिप नीडल, अब अलग अलग प्लेस पर ये जो डिप नीडल है ये अलग अलग एंगल बनाती है, ठीक है ना। डिफरेंट प्लेस पर ये अलग अलग एंगल, अब कौन सा एंगल लेते हैं सर, ठीक है, अलग अलग प्लेस। अब सुनना बात को, सबसे पहले हम देखते हैं जो एंगल मेड बाय, ध्यान सुनो, एंगल मेड बाय डिप नीडल विद हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस। भाई देखो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है ना, इसमें न्यूमेरिकल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, थ्योरी है, ठीक है। तो देखो भाई एंगल मेड बाय डिप नीडल विद हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, मतलब सर जी अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारी अर्थ है, ठीक है ना, यहाँ पे होता है मैग्नेटिक जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल, इसके थोड़ा इधर शिफ्ट होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इधर होता है मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है ना। यहाँ से आपको मैंने बताया था निकलती है रेस, यहाँ जाती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ जाती है रेस। अब सुनना बात को ध्यान से, आपको मैंने बताया था अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को यहाँ ले आऊँ तो ये नीचे पॉइंट करती है कहाँ, नॉर्थ की तरफ, है ना, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। यहाँ ले आऊँ तो साउथ वाली करती है नीचे पॉइंट। अगर मैं अर्थ के साथ एक हॉरिजॉन्टल बनाऊँ यहाँ पे ऐसे, अर्थ के सरफेस के साथ ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल। अगर मैं अर्थ के सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल बनाऊँ तो ये डिप नीडल कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, बताओ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है। तो आपको पता लगेगा जो डिप नीडल है आई क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना है उसको आई मानते हैं डिप नीडल का, वर्टिकल के साथ नहीं करा मैंने, सिर्फ हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है ना सरफेस पे, ये हॉरिजॉन्टल है ना सरफेस पे, तो इसके साथ डिप नीडल कितना एंगल बनाएगी, वो बनाएगी 90 डिग्री। कब, पोल्स पे, है ना, पोल्स है ना, ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है, 90 डिग्री बनाती है। देखो ऐसे है ना डिप नीडल, और ये ऐसे अपने तो 90 डिग्री बनता है बिल्कुल। अब आई मैं कहता हूँ इक्वेटर पे कितना है, अगर मैं यहाँ पे डिप नीडल रखता था, मैंने आपको बताया था कैसे होता है डिप नीडल, अगर यहाँ पे रख देते हैं तो नॉर्थ ऊपर की तरफ पॉइंट करता है, साउथ नीचे की तरफ, और ये हॉरिजॉन्टल है ना, इक्वेटर पे तो हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगा। यहाँ खड़े होगे ना आप, जहाँ खड़े होगे वहाँ का हॉरिजॉन्टल लिखो, तो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे। अब इसके और इसके बीच में देखो पैरेलल लाइंस 0 डिग्री एंगल, तो आई 0 डिग्री होगा कहाँ पे, इक्वेटर पे, ये बात भी नोट करेंगे। हॉरिजॉन्टल के साथ है दोनों एंगल, अर्थ के सरफेस के साथ जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। आई 90 डिग्री होता है पोल्स पे और 0 डिग्री होता है इक्वेटर पे, ये बात हो गई। अब देखो 90 डिग्री हम कहते हैं पोल्स पे, थोड़ा सा कम होता है इससे, स्लाइटली लेस। अगर हम एक्यूरेट वैल्यू देखें तो 90 से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि आजीवन सरफेस है पता ही आपको, ठीक है ना, लेकिन हम 90 कह देते हैं उसको, ठीक है 90, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं, कर लिया नोट, यस। अब समझना बात को। अब मैं कोई जनरल पॉइंट उठा लेता हूँ अर्थ के सरफेस पे, मान लो हमारी अर्थ है, ये मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है ना, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलती है, यहाँ आ रही है, ठीक है ना। मैं बस कुछ नहीं लिख रहा नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, समझ लेना तुम कहाँ है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो जियोग्राफिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, इसके डायरेक्टली नीचे जियोग्राफिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ, ठीक है ना, ऐसे साउथ से निकल रही है उसमें जा रही है। अब समझना बात को ध्यान से, मान लो मैं कहीं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मुझे इस पॉइंट पर नीडल की डिफ्लेक्शन जाननी है कितनी है ना भैया, जरूरी तो नहीं मैं सिर्फ पोल या इक्वेटर वाला कोई पॉइंट उठाऊँ, मैं धरती के सरफेस पे कोई भी पॉइंट उठा सकता हूँ, कहीं भी उठा सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा, मैंने क्या किया, लेट अस टेक सम जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट को नाम भी दे देते हैं, कुछ कैपिटल एक्स नाम देते हैं इसको,
कैपिटल एक्स नाम दे देते हैं, एक्स जनरल पॉइंट को मैंने उठा लिया, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस होता है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस है, ठीक है ना। हमने बनाया हॉरिजॉन्टल, इसके साथ हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगा डायरेक्टली ऊपर, ऐसे देखो ना, ये यहाँ पे है पॉइंट, तो इसके नीचे डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल बनाना है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर। अब मैंने जब यहाँ पे डिप नीडल रखी, जब मैंने यहाँ पर डिप नीडल रखी तो वो कुछ मान लो ऐसे सेट हो गई, नॉर्थ इधर है तो वो इस तरफ नॉर्थ दिखाएगी, नॉर्थ इस तरफ दिखाएगी नीचे की तरफ, कुछ ऐसा थोड़ा सा, और ऐसे इस तरफ हो जाएगी नो साउथ, तो नॉर्थ इधर दिखाएगी साउथ, क्योंकि ये ऐसे है ना ऊपर है और नॉर्थ इधर है तो थोड़ा इधर झुकेगी, ऐसे और ऐसे होएगी सेट, मान लो ऐसे सेट हो गई, मान लो, ठीक है, ऐसे सेट हो, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मान लो आपकी धरती के सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, नहीं लिख लो चाहे, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये मान लो धरती के सरफेस का वर्टिकल है ना, डिप नीडल तो वर्टिकली भी हो सकती है ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है डिप नीडल ऊपर नीचे। अब जब आपने इस पॉइंट पर रखी तो थोड़ी ऐसी डिफ्लेक्शन आई, तो कुछ ऐसी देखो इसको, ऐसे समझो इसको, ऐसी डिफ्लेक्शन आई मान लो, नीडल ही बना देता हूँ चलो मैं तुम्हारे लिए, और बताओ, और फिर ले लेते हैं तुम्हें थोड़ी सी, और फिर ले लेते हैं तुम्हें थोड़ी सी, मान लो डिफ्लेक्शन कुछ ऐसी आई, भाई आर्टिस्ट मैं बहुत तगड़ा हूँ, ठीक है ना, घमंड कभी करा नहीं पाएंगे ठीक है ना, आर्टिस्ट मैं बहुत तगड़ा हूँ, आर्टिस्ट मैं बहुत तगड़ा हूँ। ये मान लो आपकी डिप नीडल ऐसे शो कर रही है, ठीक है ना, तो और ट्राई करते थोड़ी बढ़िया सी, बढ़िया लग रही है ना, अब बढ़िया लग रही है सर, अब बढ़िया लग रही है, ठीक है। ये नॉर्थ है इसका, ये साउथ है इसका, ऐसी पॉइंट कर रही है ना, नॉर्थ इधर साउथ इधर, ठीक है। ये क्या है, ये वर्टिकल है अर्थ सरफेस के साथ, ऐसे वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है अर्थ सरफेस के साथ, ठीक है ना। अब डिप नीडल जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है वो मैंने क्या बताया था, आई बनाती है ना, अभी देखा था हॉरिजॉन्टल आई, इंक्लिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाते हैं आई, तो हॉरिजॉन्टल के साथ डिप नीडल जो एंगल बनाएगी वो आई होगा, और इसके साथ अभी कुछ नाम नहीं दिया लेकिन वर्टिकल के साथ कोई एंगल नहीं है, नाम दिया। वर्टिकल क्या होगा, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे अगर आप वर्टिकल बनाओगे तो वैसा आएगा, ऐसा अर्थ सरफेस पे अगर आप वर्टिकल बनाओगे तो वैसा आएगा, टीडा आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना, अरे क्लियर है। अब मेरी बात को समझना, अब इसको मैं थोड़ा वेक्टर फॉर्म में दिखा दूंगा आपको, अब रब कहाँ से करूँगा बताओ, ये रब कर दूँ, बोलो कर दूँ रब, कर दो सर, कर दो सर जी रब, ये समझ आ गया सबको, आई है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, मान लो ये मैं बना दूँ इसका थोड़ा डायग्राम तगड़ा सा, ये तो आपको समझाने के लिए था, अब थोड़ा प्रॉपर डायग्राम जो फिजिक्स की भाषा बनाते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास दो वेक्टर टाइप कुछ ऐसे, तो ये दो एरो हैं, इसके साथ यहाँ पर ये एक क्या है आपका, ये क्या है बताओ, ये क्या है, बताओ बताओ क्या है ये भाई एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, बीई तो है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही तो है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उसी डायरेक्शन में तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी, बोलो हाँ के ना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक इसी डायरेक्शन में तो होगी जिस डायरेक्शन में कंपास पॉइंट करेगा, बोलो हाँ के ना, है ना भाई, अरे भाई समझो ना, कंपास किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, जिस डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वहाँ रुक जाता है, यहाँ है अर्थ की, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक अर्थ की कहीं यहाँ है, तो मैंने इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बताया था, आई बताया था, वर्टिकल के साथ तो कोई एंगल नहीं है सर इसका भी, ये वर्टिकल है इसका, तो अगर मैं इस बी के कंपोनेंट ले लूँ, ले सकता हूँ क्या नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल सर, ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे से 90 पे है, कंपोनेंट ले सकता हूँ, तो आई की तरफ, आई को थीटा मान लो, थीटा भी एंगल ही है, आई की तरफ कौन सा कंपोनेंट टूटेगा, आई की तरफ कौन सा कंपोनेंट टूटेगा, बीई कॉस थीटा, बोल हाँ के ना, बोल हाँ के ना, और थीटा यहाँ आई है तो थीटा की जगह आई लिख ली, थीटा से परपेंडिकुलर बीई साइन थीटा, थीटा आई है, बोल हाँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, बोल हाँ। इन्हीं दोनों से मिलकर ये मैग्नेटिक फील्ड बनी है, इन्हीं दोनों से मिलकर ये मैग्नेटिक फील्ड बनी है, इन्हीं दोनों से मिलकर, है ना भाई, दो वेक्टर का रिजल्टेंट यही तो होता है, इन्हीं दोनों से मिलकर ये बनी है, बोल हाँ। तो मैं लिखता हूँ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैं बीएस से दिखाता हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है वो है बीई कॉस आई, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है बीवी वो क्या है बीई साइन आई, बोल हाँ के, बोल हाँ के, बिल्कुल। tan आई निकालना है, अगर मान लो डायरेक्शन पूछ ली भाई किसी ने एंगल ऊपर, तो tan आई का यूज कर लो, है ना भी, डायरेक्शन पूछ ली तो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, बीई साइन आई, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बीई साइन आई अपॉन में बीई कॉस आई, या इसको आप
ये क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो बी वी बाई बी एच बी लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है भाई। तो एंगल बताना है tan i, तो बस क्या कुछ नहीं करना, वर्टिकल कंपोनेंट को डिवाइड मार दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक वेव से, तो आपको एंगल भी पता लग जाएगा, इंक्लिनेशन का एंगल की बात करो, ठीक है। ये क्या है, वर्टिकल प्लेन से कितना एंगल बनाया है, डिपेंडेंट भाई, हॉरिजॉन्टली भी जाएगी वर्टिकली भी जाएगी, हॉरिजॉन्टली भी जाएगी वर्टिकली भी जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल से डिपेंडेंट ने कितना एंगल बनाया, देखो हॉरिजॉन्टल से कैसे एंगल बनाएगी, ये हॉरिजॉन्टल है, इससे कुछ एंगल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है आपका, ये हॉरिजॉन्टल है, इससे कुछ एंगल बनाएगी डिपेंडेंट है ना, ये सरफेस है हॉरिजॉन्टल, इससे कुछ एंगल बनाएगी ऊपर नीचे करके डिपेंडेंट है ना, तो वो एंगल लेगी। और वर्टिकल ये है तो इस पे भी ऊपर नीचे आके कुछ एंगल बनाएगी तो वो एंगल ले लो, ठीक है। तो ये एंगल ऐसे बनता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये नोट करेंगे सारा, ये आता है एग्जाम में, नोट कर लो भाई, नोट कर लिया, नोट कर लिया नोट। अब देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है, कुछ नहीं आता, आपको क्या करेगा, आपको वो इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट दे देगा, आपको कहेगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दे दिया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का, आपको मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया किसी प्लेस का, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए मार रहा हूँ 2 दे दिया, मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको 2 दे दिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या कई बार डिप एंगल दे देता है, कह रहा है कि भाई डिप एंगल आपको 7 दे दिया, आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड अर्थ कैलकुलेट करो टोटल, तो कुछ नहीं करना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी बताया था, ये होता है BE cos i, आई दे रखा है तो ये आ जाएगा cos i, H दे रखा है तो BH आ जाएगा आपको, है ना, BH दे रखा है ना, 2 दे रखा है तो यहाँ रख दो कोई B निकल आएगा, सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ खास नहीं आता इसमें, बस कंसेप्ट समझ गए, ठीक, क्लियर है। अब थोड़ी एक दो और इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको समझा दी, समझा दो सर जी फिर इस बात पर। अब देखो भाई, पहली टर्म है आपकी जियोग्राफिक मेरिडियन, थ्योरी थ्योरी अभी चैप्टर में क्या करें, जियोग्राफिक मेरिडियन। अब देखो भाई जियोग्राफिक मेरिडियन कुछ नहीं है, जियोग्राफिक मेरिडियन एक ऐसा प्लेन आप मान सकते हो, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट है अर्थ के सरफेस पर, कोई भी पॉइंट है अर्थ के सरफेस पर, तो उस पॉइंट से पास करता हुआ और दोनों पोल से पास करता हुआ प्लेन को हम जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। इसकी मैं आपको फील दे देता हूँ, देखो ये अर्थ है हमारी, ये हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, ये हमारा जियोग्राफिक साउथ पोल है, कोई वगैरह, और मान लो कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया अर्थ से, मान लो कहीं भी ले लिया कोई भी, अर्थ हमारी ऐसे ना गोल है, ऐसे है गोल, स्फीयर है, स्फीयर है, सर्कल मत समझो इसको, स्फीयर है, स्फीयर है, ठीक है, कैसे गोल है। मान लो मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया अर्थ के सरफेस में, यहाँ पर, अब इससे और दोनों पोल से जो पॉइंट पास कर रहा होगा, जो प्लेन प्लेन यहाँ पे प्लेन पासिंग थ्रू प्लेन जाएगा, तो वो कौन सा प्लेन होगा, ये वाला प्लेन होगा, है ना, जो इस पॉइंट से अर्थ के सरफेस पर कोई भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट इसके ऊपर है, अंदर नहीं है अर्थ के, ठीक है ना, ये सरफेस है ना अर्थ का, यहाँ पे मैं खड़ा हो सकता हूँ अर्थ के ऊपर, है तो इसके ऊपर है पॉइंट, ठीक है ना, और इससे पास करता हुआ दोनों पोल से पास करता हो, तो ये इस प्लेन का, ये इस पॉइंट का हो जाएगा जियोग्राफिक मेरिडियन हो जाएगा। अरे भाई वो पढ़े ना आपने, क्या बोलते हैं उसको, लॉन्गिट्यूड पढ़े हैं ना, लॉन्गिट्यूड 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 वही होता है, बस उसमें एक प्लेन बना दो, उसको काट दो, लॉन्गिट्यूड से काट दो अर्थ को, तो वो जो प्लेन बनेगा वही होता है, बात करते। तो कुछ नहीं लिखना, इसमें लिखना कोई भी ऐसा पॉइंट अर्थ सरफेस पर जिससे प्लेन पास करता हो, प्लेन पास करता हो और वो जियोग्राफिक पोल से भी पास करता हो, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। लिख लो उसकी डिफाइन, चाहे लिखवा देता है इसकी डिफाइन आपको, एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, साथ में लिखेंगे ऑन अर्थ सरफेस द प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल पोल्स एंड दैट पॉइंट, बात खत्म। जियोग्राफिक पोल्स और उस पॉइंट से जो प्लेन पास कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे, बात खत्म। सेकंड आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मेरे ख्याल से आप इसको ध्यान से समझ लोगे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। इसमें भी एक पॉइंट लेना है, लेकिन इस बार इनमें कौन से पोल रखे थे, जियोग्राफिक पोल्स ले रखे थे, इसमें मैग्नेटिक पोल्स ले लेना, बात खत्म। सेम डिफाइन रहेगी, बस इसमें मैग्नेटिक पोल्स ले लेना, बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक पोल्स ले लेना, बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। कैसे समझो, ये आपको कहा था जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, एक आपको कहा था जियोग्राफिक साउथ पोल है। इससे 11.3 डिग्री के इंक्लिनेशन पर क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इससे थोड़ा इधर इसके डायरेक्टली नीचे मैग्नेटिक साउथ पोल। अब मान लो ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ऐसा प्लेन जो इस पॉइंट से पास करता है, इस एक्स पॉइंट से पास करता है और इन दोनों पोल से, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से, ये वाला प्लेन इसको काटता हो ऐसे, ये कहलाएगा कौन सा मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। और अगर इस पॉइंट से और जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ से पास करता है तो कौन सा, बोल 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 जियोग्राफिक मेरिडियन। क्लियर क्लियर। इन दोनों में एंगल कितना होगा, अभी बताया था 11.3। नोट कर इस बात, बहुत डीप है, बहुत बहुत फील है, पूरी फील ऑन टॉप है, फील ऑन टॉप है यहाँ पे, क्लियर।
अब देख, अब एक टर्म है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन डेक्लिनेशन जो मर्जी बोलो उसको, ठीक है। इसमें क्या है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, तीसरा पॉइंट है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये क्या कहता है, ये कहता है कि सर जी मौज करो ये कहता है भाई ये कुछ नहीं है, कोई भी पॉइंट पर, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये हमारा अर्थ है, ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, ये जियोग्राफिक साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक साउथ पोल है। तो एक पॉइंट है एक्स, इसका जियोग्राफिक मेरिडियन ये होगा, प्लेन पास करता हूँ जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक, इसका मैग्नेटिक मेरिडियन ये होगा। अब ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये कुछ ऐसा प्लेन है, ये भी ऐसा प्लेन है। अब इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होगा, इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डी है। सर इसकी वैल्यू तो हमें पता है 11.3, भाई अलग अलग जगह पे इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। 11.3 तो हम वैसे एक एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं, पर 11.3 नहीं होती हर जगह, ठीक है, समझ रहे हो, चेंज होती रहती है, ठीक है, क्लियर है। यस सर, यही होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो क्या लिखोगे, एट एनी पॉइंट, लिखो जल्दी से, लिखो 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 लिखो, खोल लो कॉपी खोल लो, क्या लिखोगे, एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत। इसको और समझाता हूँ अभी, आप टेंशन मत लो, क्या इसका यूज आपको बताएंगे, पूरी फील है, पूरी फील है तुम्हारे लिए, पूरी फील है भाई, टेंशन नहीं। मान लो अर्थ है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल जियोग्राफिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। यहां से लाइनें निकली यहां बढ़ गई, 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 अरे पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, अब समझना बात को, ये इस एक्सिस पर तो अर्थ रोटेट कर रही है, नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक। ये वाला एक्सिस कौन सा है, ये मेरिडियन, कोई जनरल पॉइंट ले लो, मान लो अर्थ पे ये वाला पॉइंट ले लिया, मान लो मैंने अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, ये वाला एक्स पॉइंट ले लिया अर्थ के ऊपर, जैसे पहले लिया था, अर्थ के ऊपर ही है पॉइंटर है भाई, हाइट पे मतलब ऊपर ही है, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक नीडल रखोगे, ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट ले लिया। आप इस पॉइंट पर, ठीक है ना, लिख लो चाहे, लेट अस टेक अ जनरल पॉइंट एक्स, ठीक है ना, ये मैंने ले लिया अर्थ के सरफेस पे जनरल। अब इस पॉइंट पर सॉरी, इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा वो क्या होगा, मुझे ये जानना है। तो कैसे जानूंगा, क्या करना है, इस पॉइंट से पास करता हुआ और दोनों पोल से पास करता है एक प्लेन ये होगा, और इस पॉइंट से पास करता और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों से पास करता हुआ प्लेन कौन सा होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि ये प्लेन इस तरफ है, तो इसका इस प्लेन से, अब देखो अर्थ गोल है, अर्थ गोल है, तो इस प्लेन से पास करता और इस प्लेन से पास करता, ऐसा आएगा ये, क्योंकि अर्थ गोल है ना, तो ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा उसमें, अर्थ गोल है, समझे, अर्थ गोल है, स्फेरिकल है ना, तो स्फीयर में पिछले वाले पार्ट से कवर हो जाएगा पॉइंट ऐसे, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेन बनाया, ध्यान से समझना कैसे बना रहा हूँ इसको, ठीक है, ये कैसे बनाया मैंने, ये कैसे बना लिया थोड़ा, अरे बस ठीक है, ये बनाया। ये क्या है आपका, ये वाला देखो, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन से जो पास हो रहा है प्लेन, और ये पिछले वाला क्या है, जियोग्राफिक मेरिडियन, जो जियोग्राफिक पोल्स और उस पॉइंट से पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई दिक्कत। अब इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है ना, यही होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन डी। अब बोलो समझ में आया, ये इन दोनों प्लेन्स है ना भी, इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है वही होता है डी, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो जियोग्राफिक मेरिडियन है, इसके इधर होगा एनजी, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल होगा, नीचे जियोग्राफिक साउथ पोल होगा, है ना, ऊपर होता है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, नीचे होता है जियोग्राफिक साउथ पोल। यहाँ पे मतलब क्या है, ट्रू नॉर्थ है, असली नॉर्थ यहीं पे है ना, असली नॉर्थ पोल तो यहीं पे है ना, जियोग्राफिक नॉर्थ है जहाँ पे, वहीं पे असली नॉर्थ पोल है। और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन के इधर क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और नीचे क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल, बोल रहा है। अब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर है अगर, और मैग्नेटिक साउथ पोल इधर है, ठीक है ना, और असली वाला यह है, ट्रू नॉर्थ इधर है
मैग्नेटिक नॉर्थ है, मतलब ये तो ऐसे हाइपोथेटिकल हमने बनाया है, फेक नॉर्थ कह सकते हो आप इसको, फेक है ना। अब ये नकली नॉर्थ है, इससे डी डिग्री एंगल अगर मैं इधर घूम जाऊँ तो मैं असली नॉर्थ पे पहुंच जाऊंगा, बोलो हाँ क्या ना। ये नकली नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक, मतलब जहाँ पे मैग्नेट अट्रैक्ट होगा, जहाँ पे मैग्नेटिक कंपास अट्रैक्ट होगा, इससे अगर मैं यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से इसी में गुजरी है ना, तो यहीं पर अट्रैक्ट होगा मैग्नेट को। लेकिन अगर इससे मैं डी डिग्री आगे चला जाऊँ ऐसे, या पीछे, जो मतलब जगह पे डिपेंड करता है आगे जाना पीछे जाना, डी डिग्री आगे पीछे हो जाऊंगा अगर, तो मैं असली नॉर्थ पर पहुंच जाऊंगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है ना, ये एओडी है, जो ये एओडी है, एंगल ऑफ डेरिवेटिव, एरिया ऑफ डेरिवेटिव, क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं यहाँ पे जो एओडी है क्या है, ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है। इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा, लिखो ऐसे लिख लो, इससे पता लगेगा, क्या पता लगेगा कि असली नॉर्थ फेक नॉर्थ से, फेक होती है ना बास्केटबॉल में, फेक दे देते हैं कई बार ऐसे ओपोनेंट को, बॉल लेके जा रहा होता है बंदा, कैसे होता है देखो, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पे बंदा मान लो यहाँ पे पहुंचा, इस बंदे के हाथ में बॉल है, अब इस बंदे को पता है यार रिंग में डालनी है बॉल, अब सामने बंदा खड़ा डिफेंस में, इसने क्या करा, जैब दिया, जैब मतलब क्या, बॉल को इधर जानबूझ के ऐसे ऐसे रोटेट कराया बॉल को, फिर इधर ले आया एकदम से, तो बंदा फेक खा गया, बंदा इधर चला गया, ये इधर से बॉल लेके आता ना शॉट मार के, तो क्या इसने फेक दे दिया एक एंगल पर, किसी डिग्री पर, तो बंदा उस डिग्री से डेविएट हो गया, ठीक है, तो ये होता है फेक देना। वैसे ही ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में क्या देता है, फेक देता है, फेक नॉर्थ पोल है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा एंगल ऑफ डेरिवेटिव, ये जो एंगल ऑफ डी है ना, ये कौन है, ये हमारे सर है, ये हमें बताते हैं अभी सही कैसे जाना है, फेक नहीं खाना, सही जाना है। तो इससे पता लगेगा कि असली नॉर्थ फेक नॉर्थ से कितने डिक्लिनेशन पे है, कितने एंगल पे है, ये समझो कितने डिक्लिनेशन पे है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इससे क्या मदद होगी सर बताओ, इससे ये मदद होगी भाई, ट्रेडर्स को हेल्प मिलेगी, ट्रेडर्स जो उनको करना होता है भाई, वो शिप लेके सामान लेके निकल जाते हैं, है ना भाई, डायमंड लेके सर शिपों पे निकल जाते हैं, तेल तूल लेके शिपों पे। अब वो कंपास का यूज़ करते हैं भाई, वहाँ पे गूगल मैप्स तो चलते नहीं भाई रेंज तो आती नहीं समुद्रों में, तो उनके पास क्या होता है, वो होता है अपना कंपास होता है। अब उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट की वीडियो देख ली, कहते भाई एंगल ऑफ डेक्लिनेशन उनको भी पता, आपको कंपास में सेट होता है पहले से, ठीक तो वो देख लेते हैं कि एंगल मतलब यहाँ अगर पॉइंट कर रहा है तो इससे इतने डिग्री पर होगा, मतलब ऐसा समझो कि अगर कंपास कहीं यहाँ पॉइंट कर रहा है तो इससे इतनी डिग्री पर होगा नॉर्थ, ऐसा समझ सकते हो। तो उनको पता लग जाता है भाई, ठीक है, इस प्लेन पर क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन और यहाँ पे, तो उनको क्या पता लग जाता है कि कितने डिग्री डेक्लिनेशन हमें पता करनी है, मतलब हर एक जगह का जो डेक्लिनेशन है ना वो अलग अलग होता है, हर एक जगह का अलग अलग एंगल पे डेक्लिनेशन, क्योंकि हर एक मतलब पूरा अनइवन तो है नहीं सरफेस, इवन तो है नहीं सरफेस अर्थ का, यूनिफॉर्म सरफेस तो है, तो हर एक जगह का जो डेक्लिनेशन एंगल है वो अलग अलग होता है, तो इस हिसाब से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि कितने डेक्लिनेशन पर है। कुछ जगह का डेक्लिनेशन तो पता ही होता है कि कितने डिग्री डेक्लिनेशन पे है, वो कंपास निकालते हैं देखते हैं उस पर, तो वो अंदाजा सा लगा लेते हैं कि इतना डेक्लिनेशन इधर होगा, तो अगर इधर दिखा रहा तो इधर होगा, समझिए ना बात, ठीक है। तो इससे पता लग जाता है। कोई दिक्कत भाई किसी को, हमारे फ़ोनों में तो पहले से सेट होता है, जो फ़ोन्स वगैरह है ना डिजिटल, उनमें तो पहले सेट होता है, ठीक है ना, कि कहाँ पे कितना है। अब एक और बात मेरी समझना बात को, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये क्या है ज्योग्राफिक मेरिडियन। जो मैग्नेटिक निडल है ना, वो हमेशा इस मेरिडियन में रहती है, वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में पॉइंट करती है। ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, ये वाला जो मैग्नेटिक निडल है ना, वो हमेशा इस वाले एक्सिस में रहेगी, इस वाले उस में रहेगी, यहीं पे पॉइंट करेगी, वो कभी भी ज्योग्राफिक मेरिडियन में नहीं जाती। क्यों सर? क्योंकि भाई सारे वाले जो मैग्नेट वाले सारे काम है वो तो इसी वाले उसमें हो रहे हैं, इसी प्लेन में हो रहे हैं, जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन रिपल्शन वाले होते हैं, तो मैग्नेटिक निडल भी इसी प्लेन पे रहती है। तो हम अंदाजा लगाते हैं असली वाला किधर होगा, इधर होगा। क्लियर है, ठीक है। मैग्नेटिक निडल किस मेरिडियन रहेगी, हाँ रहेगी, ये भी नोट करो बात को। अब मैग्नेटिक निडल ऑलवेज स्टेज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, सीधा एमसीक्यू में डाल के तुम्हारे मुंह पे फेंकेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, तुम देखते रह जाओगे यहाँ, ठीक है। चलो ज़्यादा फिर ले रही, दिखा तुम्हें हजम नहीं हो रही, ठीक है ना। अरे भाई ठीक है, चलो थोड़ा सा तुम्हें रिलेटिव स्टडी करा देते हैं अब इसकी, सारों जो पढ़ाया ना क्या क्या क्या, ठीक है। अब सुनना बात को, ये मैंने पढ़ाया था, फिर से वो बनाना पड़ेगा मुझे गेट सा, तो बना देते हैं गेट सा। ठीक, ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला जो प्लेन है, ये है आपका जियोग्राफिक मेरिडियन। अब
जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है वो कहाँ रहेगी, वो यहाँ रहेगी, इस वाली, सिर्फ मैग्नेटिक वाले मेरिडियन के वाले पार्ट में रहेगी, ठीक है ना, यहाँ रहेगी, ठीक है ना। इसका इधर मैग्नेटिक मेरिडियन से इस वाले प्लेन पर इसका कौन सा कंपोनेंट जाएगा, बीई, ये बीई है ना, ये बीई है। इधर कौन सा बोला था, बीई कॉस थीटा, कॉस आई। ये जो था ये क्या था, ये इंक्लिनेशन एंगल था, हॉरिजॉन्टल ही है ना, अर्थ सरफेस पे हॉरिजॉन्टल तो यही बनेगा, यहाँ से ऐसे मान लो हॉरिजॉन्टल ही बनेगा। तो ये कौन सा एंगल बनता है, बीई कॉस थीटा, कॉस आई मतलब। और यहाँ पर कौन सा बनेगा, बीई साइन आई। इस प्लेन की बात है सारी, वहां पर कोई मैग्नेटिक वाले किस्सा नहीं होगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक नीडल असली नॉर्थ, ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है, लेकिन असली नॉर्थ तो क्या है, तो इस पर कितने डिग्री के एंगल पे थी, ये डिक्लिनेशन एंगल बताएगा। इंक्लिनेशन बताएगा, इंक्लिनेशन बताएगा कि मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल से, इंक्लिनेशन बताएगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल है जो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई कर रहा है, इससे कितने इंक्लाइंड पे है नीडल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और डेक्लिनेशन बताएगा कि असली नॉर्थ से कितने डिक्लाइन पे है, मतलब असली नॉर्थ से कितना आगे है, कितना आगे है, आगे है उसमें पीछे बनता है वो वाला, ठीक है। डिक्लिनेशन बताएगा कितना आगे है, असली नॉर्थ से कितना आगे है। और इंक्लिनेशन बताएगा कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर है। ये बात बताओ, रिलेटिव स्टडी ऑन टॉप, ठीक है ना, रिलेटिव स्टडी ऑन टॉप, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सर पहला चीज पढ़ी एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, AOD। दूसरी चीज आपने पढ़ाई सर हमें एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या होता है, BH इज इक्वल टू BE cos I। अब इन तीनों का यूज करके ना आप धरती पर किसी भी जगह पर, धरती के किसी भी जगह के किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो उस जगह का। मान लो पॉइंट है कोई धरती पर, आपको बस तीन चीजें पता होनी चाहिए, एक एंगल ऑफ डेक्लिनेशन उस जगह का, एक एंगल ऑफ डिप उस जगह का, और एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब ये वाला। डिप पता चल जाएगी तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बस ये तीन चीज अगर आपको पता है तो आप उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दोगे, उसका मैग्नीट्यूड बता दोगे, सब बता दोगे। तो ये तीन एलिमेंट जो होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, जो मैंने आपको बोला। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है, कुछ नहीं है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करेगा ये नीडल, इससे कितने एंगल पर, आई एंगल पर। इसका ये जो कंपोनेंट है, ये का BE cos थीटा, इसी को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, यही काम में आता है, ठीक है। असली नॉर्थ फेक नॉर्थ से कितना दूर है, डेक्लिनेशन बताएगा, बात खत्म। क्लियर है, चलो ये बातें होगी सारी अर्थ के मैग्नेटिज्म की। यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिज्म आपको होता है बिल्कुल समाप्त। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म इन मैटर के बारे में, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, आप मुझे पता था कि नहीं। तो हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। आज सिर्फ कॉजेज पढ़ेंगे कि क्यों होता है मैग्नेटिज्म मैटर में। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, केमिस्ट्री में 11th क्लास में चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा, नेचर निकालते थे एटम्स का ना, तो भी पता करेंगे क्या होता है, ठीक है। अब देखो भाई मैटर क्या होता है हमारा, सर मैटर मतलब पदार्थ, किस्सा, पदार्थ, ठीक। तो मैटर जो हमारा किससे बना होता है, एटम्स से बना होता है। सब बच्चे को भी पता नहीं, गली के बच्चे से पूछ लो भी बता देगा भाई एटम से, मैटर किससे बना, एटम से बना। अब एटम के अंदर क्या है, एक सर न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि चक्कर काट रहा होता है, क्या करता है, बिल्ला इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है तो ऑर्बिटल मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, है ना भाई। ऑर्बिटल मोशन जब होता है इलेक्ट्रॉन का, तो जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज मूव करता है, क्या बनाता है, करंट बना देता है। ये मैंने पहले भी बताया था, चौथे चैप्टर की बात है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा, करंट बना देगा। करंट ऐसा करंट उल्टा चलेगा, मतलब इससे करंट कैरिंग कॉइल नहीं बन गया है ना, ऐसे नहीं बन गया है, देखो ना, इससे पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा मतलब, ठीक है ना। ठीक है, बन गया करंट कैरिंग कॉइल बन गया। करंट कैरिंग कॉइल का क्या होता है, क्या होता है करंट कैरिंग कॉइल का, मैग्नेटिक डाइपोल, बोल हाँ के ना, है ना भैया। बार मैग्नेट की तरह नहीं बिहेव करता, बताई थी तुम्हें, लाइंस भी बताई थी इसकी ड्रॉ करके, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो मैग्नेटिज्म आ गया भाई, कैसे आ गया, एटम्स की वजह से आ गया, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से आ गया मैग्नेटिज्म इन मैटर। अब समझ आई बात, अब समझ में आई बात करें, अरे भाई हाँ या ना बोल दे, समझ आई, बिल्कुल सर समझ में आ, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट भी बताया था इनका, कितना होता है, M = I, ये याद कर पाते हैं,
इसमें ए वेक्टर होता था, पहले चैप्टर की बातें हैं, पहले चैप्टर चौथे चैप्टर की बातें हैं, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालते थे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स रिवॉल्व, थंब नीचे की तरफ, मतलब नीचे है मैग्नेटिक। इससे जस्ट उल्टा होता था तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, बताया था, ये भी चौथा चैप्टर याद कर, ठीक है, नोट कर इसको। समझ आ गया क्यों है? अब ये तो समझ आ गया सर मैग्नेटिज्म क्यों है मैटर, ठीक है। अब सेकंड चीज नोट करो, थोड़ा लिखवा देते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म इन मैटर इज ड्यू टू, अब देखो मेनली तो तीन ही वजह है, तीन ही होती है, ठीक है ना, तीन वजह होती है, पर तीनों में से भी एक ही मेन वजह है। मेन वजह, सबसे बड़ी वजह जो होती है वो कहते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ही होती है मेन। तो ये जो है ना, ये है मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, बस मेनली इसी की वजह से होती है। मैग्नेटिज्म जो मैटर में मेनली जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उन्हीं की वजह से होती है, ठीक है सर। और कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से होती है? और भी हैं, पर इनकी वजह से मेनली नहीं होती, थोड़ा इफेक्ट पाते हैं, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर आता है आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड है अपने स्पिन एंगुलर मोमेंटम से। जिससे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, मैंने भी पढ़ाया था यार। स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, तो इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म जागता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, तो उसका एक एंगुलर, और सर्कल में घूम रहा है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लिख लो यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम बनता है, ठीक है, एक एंगुलर मोमेंटम बनता है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है सर जी, P इज इक्वल टू, अब एंगुलर है तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, पढ़ा होगा आपने, है ना। तो मतलब इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है ना। अब इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है तो करंट तो बनाएगा, जिसकी वजह से ये मतलब मेजर तो यही है। अब इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है किससे? बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट से बताया था मैंने आपको। उसकी वजह से भी क्या बनता है, एक क्या कहते हैं आपको, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म जागता है उसकी वजह से, क्योंकि उस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, उस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स आती है वहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन इसका इतना मेजर रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो बस इतना समझो इसमें, बस इसकी वजह से होती है, ये आप लोगों को, ठीक है, इतना नहीं पूछा जाता। ये हायर लेवल के उस पर आपको आगे डिटेल में पढ़ते हो आप, इसमें कॉलेज लेवल पर अगर फिजिक्स लेते हो BSc वगैरह में, ठीक है ना, तो वहाँ पढ़ते हो आप इसको डिटेल में। थर्ड चीज़ आती है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस का भी मैं, हाँ भाई, न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत कुछ होता है भाई, तो तुम्हें पता नहीं न्यूक्लियस के अंदर P+, N+, पढ़ोगे आगे जाके, न्यूक्लियॉन्स पढ़ा है ना, हाँ। तो जो न्यूक्लियस के अंदर भी चार्ज होता है वो भी थोड़ा मतलब करता है मूवमेंट, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है, तो वो भी रोल प्ले करता है। लेकिन ये जो दोनों फैक्टर हैं, ये जो दोनों फैक्टर मैंने आपको अभी पढ़ाए, ये जो दोनों फैक्टर मैंने आपको अभी पढ़ाए, इसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल बनता है। तो पहली बात तो मैग्नेटिज्म बहुत स्मॉल उठता है। और ये जो आपके ये दोनों पार्ट है ना, ये दोनों स्पिन एंगुलर मोमेंटम वाले और न्यूक्लियस वाला, ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। इसका पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, जो आप आगे हायर में पढ़ते हो मैकेनिक्स। आप हायर आगे जाके अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे कभी, तब आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हो डिटेल, ठीक है ना। तो आप ठीक, ये आपको बस ये याद रखो कि ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, नोट कर लो भाई, इसको कर लिया। नेक्स्ट तीसरा फैक्टर, तीसरा आता है आपका, अब देखो एक की वजह से तो है, अगर मैं पूछूं नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आपका, एक और बात नोट करो, ऑफ एटम, पूरे एटम का, इज ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन, जैसे लिख लो, ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस कर दोगे तो आपको पूरे एटम का, एक पूरा एटम है ना, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से आपको मिलता है, ठीक है। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन मिशन में तो इतना झोली नहीं, ठीक। चौथा था आपका, कुछ एटम में है ना, जो इन सम एटम्स लिख लो, चाहे इन सम एटम्स, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, इन एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स,
कुछ अब देखो एक एलिमेंट है, उसके सारे एटम्स सेम ही प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इज सेम, है ना भाई। तो इन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, इन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स सब एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के एटम में क्या होता है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसल्ड, वो कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है सर, अब बताते हैं इसके बारे में क्यों होता है, कैंसिल हो जाता है वो, ठीक है ना। कैंसिल मतलब कैंसिल, ऐसे लिख लो, कैंसिल्ड इन पेयर्स। अब आपने पढ़ा होगा, मान लो हीलियम है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होती है, 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, पहले वाले s में, ठीक है। तो अब जब आप इसका ऐसे बनाते हो, उसको डब्बे से में बनाते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाते हैं, ऐसे होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो पहले शेल में एक डब्बा मिलता है आपको, S में 1 होता है, फिर P में 3 होते हैं ऐसे, फिर D में 5 होते हैं ऐसे होता है, जब मैं भूल नहीं रहा करता हूँ ठीक है ना। तो S में 2 आपको मिल जाएंगे ऐसे ऐसे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका जो ये वाला शेल है पूरा भरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस तरफ है, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन, यही मतलब है इसका, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन क्या है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो करंट भी अपोजिट डायरेक्शन का बनाएंगे, करंट अपोजिट डायरेक्शन का बनाएंगे ये, तो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक का अगर ऐसे बना रहा है तो दूसरा ऐसे बनाएगा नीचे होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी इनका अपोजिट होगा। अब देखो इक्वल है इलेक्ट्रॉन, तो इक्वल मैग्नेटिक मूवमेंट बनाएगा, तो इक्वल मैग्नेटिक इक्वल है ना, अपोजिट होगा, कट हो जाएगा। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा इसीलिए वो 0 आएगा, नोट करो इसको, ठीक है, ठीक है ना। और ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है ना, जिनके एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ जाता है, उनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके एटम्स का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ जाता है, उनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डायामैग्नेटिक मतलब क्या, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले, पेयर इलेक्ट्रॉन है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों के पेयर भरे पड़े हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर नो एटॉमिक डाइपोल, कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं बन रहा है। अभी डाइपोल बनता है ना मैग्नेटिक डाइपोल, यहाँ पे इसको हम एटॉमिक डाइपोल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं बन रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। तो ये नोट करो, क्या बोलते हैं इनको, डायामैग्नेटिक, जहाँ पेयर मिल जाए। अब पता लगा केमिस्ट्री में क्यों बोलते थे पेयर वाले डाया, ठीक है ना, भाई पैरा भी पढ़ते हैं, देखो। अब देखो नेक्स्ट आता है आपके पास, अब देखो, लेकिन कुछ एलिमेंट में आपने देखा होगा एटॉमिक डाइपोल होते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं होते, क्योंकि क्यों नहीं होते, क्योंकि मान लो एक ऐसा है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है अगर, या फिर ऐसे 3 शेल हैं तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, तीनों में भरते हैं, फिर उसमें एक में भरना शुरू करते हैं ना। तो अगर इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा तो इनका अपना अपना सेम डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक मूवमेंट, बिल्कुल सर। इनके एटॉमिक डाइपोल है कि नहीं है, बोलो हाँ कि ना है, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कैंसिल होगा, मूवमेंट होगा, बिल्कुल होगा, कैंसिल तो नहीं होगा ना, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा सब। तो ऐसे एटम्स को, या आप कह सकते हो ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या बोलते हैं इनको, पैरामैग्नेटिक, जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होते, ठीक है ना। और पैरामैग्नेटिक का ही एक्सट्रीम फॉर्म क्या होता है, एक्सट्रीम फॉर्म होता है फेरोमैग्नेटिक। देखो पैरामैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट है, अगर बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट है, इफ मोर मैग्नेटिक मूवमेंट, तो वो फेरोमैग्नेटिक में बदल जाता है, तो उसको हम पैरामैग्नेटिक कैटेगरी में डाल होते हैं, दोनों सेम। तो इनमें क्या होगा, इन दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे इन दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा। पैरामैग्नेटिक है एक्सट्रीम फॉर्म फेरोमैग्नेटिक है, अभी के लिए इतना समझो, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिज्म का ही एक्सट्रीम फॉर्म क्या होता है अपना फेरोमैग्नेटिज्म, इतना नोट करो, ठीक है ना, नोट करो। इनमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर, क्लियर है, क्लियर है ना भाई, क्लियर। अब देखो छठा पॉइंट, छठा पॉइंट क्या कहता है कि अब हमारे पास एक एटम है, सॉरी एक एलिमेंट है हमारे पास, उसमें बहुत सारे एटम होंगे, करोड़ों एटम होंगे। अब उन एटम के बहुत सारे एटॉमिक डाइपोल बनेंगे, ठीक है ना। मान लो ये हमारे पास एक पूरा एलिमेंट है, इसके एलिमेंट में बहुत सारे एटम होंगे। अब एटम्स के बहुत सारे क्या बनेंगे, एटॉमिक डाइपोल बनेंगे। मान लो एक एटॉमिक डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ है, किस तरफ, अब देखो सेम डायरेक्शन तो होती नहीं है पहली बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से स्पिन करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में।
तो जिस वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट की भी रैंडम कोई भी डायरेक्शन मिल जाती है, ऐसे 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 मतलब ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे बनता है, सारी डायरेक्शन अलग अलग होती है, ठीक है। इससे मैंने किसको दिखाया, एटॉमिक डाइपोल है। तो अलग अलग डायरेक्शन बनती है, सेम डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि मान लो अगर मैं इसके इतने से एरिया में देखूँ, अब पूरा एरिया वो मतलब एनालाइज करना 1 मिलीमीटर क्यूब में मान लो मैं देखता हूँ इसमें, ठीक है ना। तो इसमें लगभग लगभग 10 की पावर 20 एटम आ जाते हैं, बहुत सारे एटम आते हैं। मतलब इसमें लगभग आ रहे हैं 10 की पावर 20 एटॉमिक डाइपोल आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे डाइपोल आ रहे हैं। मतलब इसमें जितने एटम उतने डाइपोल, जितने एटम उतने डाइपोल। अब हम क्या कहते हैं, इसका जो नेट हमने देखा ना, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो इसका आता है वो इन सब की वजह से जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला इसको काट देता है, पीछे वाले को, ऊपर वाला नीचे वाले को काट देता है, ये वाला इस वाले को काट देता है। तो ऐसे करते करते हर एक काम देखते हैं तो जीरो आ जाता है, और पूरे एटम में भी हम देखते हैं तो ओवरऑल जीरो आता है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर ये ऐसे पड़ा हुआ तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा, ये बात है, ठीक है ना। अब सर फिर हम लाएंगे कैसे मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब बनाएंगे कैसे? अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बनाना है ना तो आपको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, वो भी अभी बताते हैं, पहले इसको नोट करो। अगर आप ऐसे देखोगे नॉर्मल एक एटम को तो उसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आता है, नोट करो। इसीलिए तो भाई अगर आता मैग्नेटिक मूवमेंट तो हर चीज मैग्नेटिक तरफ अट्रैक्ट ना हो जाती है, समझ पा रहे? क्लियर है? अब समझो बात, सातवीं चीज। अब अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी बाहर से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक, मान लो ये वही एटम है, इसमें ऐसे रैंडमली अलाइंड पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अगर आपने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ऐसे, तो अब क्या होगा, ये जो सारे रैंडमली अलाइंड डाइपोल पड़े हुए हैं ना, ऐसे इधर पड़े हुए हैं, अब क्या होगा, एक टॉर्क एक्ट करेगी, टॉर्क एक्ट ऑन दीज डाइपोल्स, है ना भाई। भाई मैग्नेटिक डाइपोल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं टॉर्क एक्ट करती है कि नहीं करती? उसमें चौथा चैप्टर याद कर, चौथा चैप्टर याद कर, पूरी फील्ड देके पढ़ाया था। तो एक डाइपोल इसमें क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, टॉर्क लगेगी, जिस वजह से ये सारे एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो दिस टॉर्क कहाँ लिखे, दिस टॉर्क टाउ अलाइंस ऑल मैग्नेटिक डाइपोल्स इन वन डायरेक्शन। लो जी बात बन गई, लो जी बात बन गई। एक डायरेक्शन में लाइन होगा, अभी ऐसे नहीं रहे, अभी ये ऐसे नहीं रहे, तो कैसे हो गए सर? ये अभी ऐसे हो गए, तो थोड़े बहुत तो ऊपर नीचे होंगी, बिल्कुल 100% तो लाइन करना औखा ही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इधर आ गई, मेजॉरिटी ऑफ इधर आ गई। अगर मेजॉरिटी ऑफ इधर आ गई है, अगर आप यूनिट में देखोगे वो इधर आ गए हैं, तो मतलब नेट अब इधर बन गया हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं रहा, अब मैं जीरो नहीं रहा, अब मैं पढ़ने लग गया, क्योंकि मेरे पे बाहर से फोर्स आई, मेरे को बाहर से किसने चपेटे मारी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वही चीज़ हुई है, क्लियर है, क्लियर है। अब इस अलाइनमेंट जो है ना, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, यहाँ नोट करो, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे कर सकते हैं सर इंक्रीज? पहली चीज तो बी एक्सटर्नल को बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दोगे तो और ज़्यादा फोर्स लगाएगी, और ज़्यादा डाइपोल लगाएंगे। दूसरी चीज टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर कम करोगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं फुदकेंगे, ज़्यादा नहीं फुदकेंगे तो उनको कंट्रोल करना आसान में होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी तो उनको कंट्रोल करना आसान में होगा, ऐसे समझ सकते हो। इन दोनों फैक्टर से आप क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल में कर सकते हो, किसको? अपने डाइपोल को, ठीक है। अब एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करना, ये जो अंदर, अब देखो डाइपोल अलाइन हो गए, डाइपोल अलाइन हो गए तो इनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी पक्का पक्का, ठीक है। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर होगी, इस मैटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हमेशा बाहर से ज्यादा होगी, ये बात भी नोट करना। जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी हमेशा, ये जो बाहर मैंने अप्लाई किया ना, इससे हमेशा ज्यादा होगी। पूछो क्यों सर, क्यों सर? अरे भाई जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी है, एक तो उनमें एक तो डाइपोलों की शक्ति है, एक इसने तो अपनी शक्ति दे रखी है इसको, और जब ये दोनों शक्तियाँ मिल जाती हैं तो ये धूम मचाती है। भीम की शक्ति क्या करती है? धूम मचाती है। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। सर ये छोटा भी याद दिला दिया आपने। चलो भाई कोई बात नहीं, हम तो एनिमे देखने वाले सर जी, हम तो एनिमे देखने वाले सर, नारुतो। आपने याद दिला दिया छोटा भीम। अरे भी छोटा भीम वाले भी होंगे कहीं अभी भी, ठीक है ना, याद करो। अब सुनो बात को, ये जो बी एक्सटर्नल है, क्या डोरेमोन देखते हो?
चलो छोड़ो, बास्केटबॉल है कैसा नाम, हाँ ये बात करी ना तुमने अपने बंदे वाली। देखो जो बी एक्सटर्नल है वो इसको इधर लाइन करेगा, बी एक्सटर्नल बाहर से फोर्स है। अब जो बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा कम होगी, या फिर अंदर वाली फील्ड हमेशा ज़्यादा होगी इस वाली फील्ड से। क्यों? क्योंकि अंदर वाली फील्ड जो है वो डाइपोलों की वजह से है, और इसने तो दे ही रखा है, ठीक है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन आउटसाइड बिकॉज एटम हैव देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल। ये लिखो आप इसलिए, अभी लिखवाता हूँ, इसको नोट करो फिर लिखवाता हूँ आपको। कर लिया? चलो तो लिखो जल्दी से, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर इज greater than the applied field because the atoms have their own magnetic field due to alignment of dipole। डाइपोल अलाइन हो गए, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी। हर एक मैटर की ऐड होती करो, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत बड़ी होगी वो अपने आप ही, ठीक है। ऐसा ऐसा भी समझ, क्लियर अभी? क्लियर। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले से हम पढ़ेंगे 2-4 इसके टर्म इंपॉर्टेंट उसको खत्म करके फिर पैरामैग्नेट डायमेंशन को पूछ जाएंगे और जल्दी से चैप्टर 2 पार्ट और लगेंगे, इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, न्यूमेरिकल करते रहो, डाउट है पूछते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में उतारते रहो। थैंक यू।